हेलो दोस्तों, आज हम इंडिगो पार्ट की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना ली है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। दी ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड के जो सरकारी इंक्वायरी थी उन्होंने इकट्ठा कर लिए अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, बहुत ज़्यादा सबूत के उन्होंने बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए थे अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स के इन बिग प्लांटर्स यानी ये जो यहाँ के भूस्वामी थे, जो यहाँ के ज़मींदार थे, इनके खिलाफ इनके खिलाफ सरकारी इंक्वायरी ने बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे कर लिए थे। एंड व्हेन दे सा दिस, और जब उन्होंने इन सबूत को देखा, दे एग्रीड, वो भी इन सबूत के साथ में एग्री हो गए। इन प्रिंसिपल, इसके बदले में टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, अब इन लोगों को रिफंड करना था, पीजेंट्स को, किसानों को। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना रिफंड करना होगा, कितने हमें पैसे देने होंगे। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से सवाल किया। दे थॉट ही वुड डिमांड पेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी उनसे उन सारे पैसों की डिमांड करेंगे विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरहोल्डर, कि जो कुछ भी उन्होंने गैरकानूनी रूप से एंड डिसीटफुली, और जो भी बेईमानी के साथ में एक्सटॉर्टेड, उन्होंने पैसे ले लिए हैं फ्रॉम द शेयरहोल्डर, इन किसानों से, कि जितने भी पैसे उन्होंने गैरकानूनी रूप से या धोखे से इन किसानों से लिए हैं वो सारे पैसे उनको वापस करने होंगे। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल उनसे 50% की डिमांड करी। देयर ही सीम्ड एडमेंट, कहते हैं कि गांधी जी यहाँ पर थोड़े से हट्टी नजर आए, थोड़ा सा हट धर्मी करते हुए नजर आए। ये बात किसने कही, राइट्स रेवरेंड जे.जेड होज, कि ये बात जो वहाँ के एक पुजारी थे जे.जेड होग, उन्होंने ये बात कही है। और ये जे.जेड होज को ने खुद ही कहा है कि अब ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, के चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी में काम करने वाले थे, वो ऑब्जर्व इन द एंटायर एपिसोड, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को ऑब्जर्व किया था, देखा था एट क्लोज रेंज, बहुत ही नज़दीक से। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट give away the representative of the planters offered to refund to extend only 25%, कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स के, जो जमींदारों का रिप्रेजेंटेटिव था, उनका जो वकील था, उसने कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड ऑफ 25%, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% ही रिफंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो रिफंड नहीं कर सकते। टू दिस अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट दिस हिज वर्ड, ये कह रहे हैं कि इस पर भी अमेजमेंट, हालांकि आश्चर्यजनक बात थी कि गांधी जी ने 50% को बोला और उन्होंने 25% को बोला, लेकिन फिर भी टू हिज अमेजमेंट, कि उनकी बात पर गांधी जी ने टुक हिज वर्ड, उनकी बात को मान लिया, कि उसकी बात मानते हुए गांधी जी ने दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से ये जो एक डेडलॉक था, ये जो एक बीच में बंधन था, जो ये रॉक थी, ये कैसे हो गई, टूट गई। यानी अब जो एक समझौता था वो दोनों के बीच हो गया कि चलो ठीक है, तुम 25% ही दे देना। दिस सेटलमेंट वाज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन, और जो कमीशन था जिसने इंक्वायरी बिठाई थी, उन्होंने भी इस सेटलमेंट को, इस फैसले को मान लिया। कह रहे हैं अनएनिमसली, यानी बिना किसी बाधा के दोनों पक्ष ने, शेयरहोल्डर्स ने और जो प्लांटर्स थे, जो वहाँ के जमींदार थे, उन्होंने बिना किसी उसके परेशानी के मान लिया इस सेटलमेंट को। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, और गांधी जी ने इस बात की भी एक्सप्लेनेशन की, इस बात की व्याख्या की कि जो अमाउंट उनको रिफंड किया जा रहा है वाज लेस इंपॉर्टेंट, कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर, ये इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के जो जमींदार हैं हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर, कि उन लोगों को सरेंडर करना पड़ रहा है पार्ट ऑफ द मनी, और जो कुछ भी 25% जो भी पैसे आ रहे हैं, के पैसों के साथ साथ उन लोगों को सरेंडर करना पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो जो रिफंड कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड विद इट, और इसी के साथ वो पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिज, प्रेस्टिज माने घमंड, के उन लोगों का जो घमंड था जमींदारों का, वो उनका वो घमंड भी अब कैसा हो गया, टूट गया है, और उन लोगों को अपने घमंड को दूर करते हुए अपने पैसों के साथ में अब सरेंडर करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। देयरफॉर, इसीलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बीन बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, कह रहे हैं कि एज फार एज, और इसी तरह जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे,
वर कंसर्न्स, वो उनसे जुड़े हुए थे। जो किसान थे उन लोगों ने भी इस बात को मान लिया कि चलो ठीक है, हमारे लिए जो भी हो रहा है वो सही है। कंसर्न, इस बात को वो मान लेते हैं। और जो प्लांटर्स थे, जो जमींदार लोग थे, हैड बिहेव्ड, वो इस तरह का बर्ताव क्या करते थे, एज लॉर्ड्स, के जैसे कोई देवता हो, ईश्वर हो, अबाउ द लॉ, कानून से ऊपर होकर, कि यहाँ के जमींदार अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते थे, देवताओं की तरफ अपने आप को वो देखते थे। नाउ द पेजेंट सा दैट ही हैड राइट्स, अब किसान को ये बात पता चल गई थी कि ही हैड राइट्स, कि उनके पास कानून है, उनके पास अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स, और उन अधिकारों की रक्षा करने वाला भी उनके पास है, जो कि गांधी जी थे। ही लर्नड करेज, और अब यहाँ के किसान के पास हिम्मत थी। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, और इसके बाद में जो गांधी जी की पोजीशन थी वो जस्टिफाइड, वो और भी अच्छी हो गई थी किसानों के बीच में। विद इन अ फ्यू ईयर्स ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर स्टेट्स, और कुछ ही सालों के अंदर अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स, जो कि वहाँ के अंग्रेज जमींदार लोग थे, अबेंडन, उन्होंने छोड़ दी थी अपनी जागीरों को। स्टेट्स माने जागीर, के जो अंग्रेज जमींदार थे, जागीरदार थे, उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर अपनी जागीर छोड़ दी, विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स, जो कि किसानों को वापस कर दी गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसएपेड, और इस तरह से जो उनके बीच एक समझौता था नील की खेती करने वाला, वो समझौता कैसे हो गया, डिसएपेड, खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन, गांधी जी कभी भी अपने आप को नहीं जोड़ते थे बड़े बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशन से, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर उन्हें काम करना है, बल्कि छोटे छोटे काम भी वो क्या करते थे। ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज एंड they wanted to do something about it immediately, कि उन्होंने कल्चरल, जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक बैकवर्ड्सनेस है, यानी जो उनका पिछड़ापन है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो कल्चर के रूप में हो, संस्कृति रूप में हो, इन चंपारण विलेज, चंपारण के गांव के अंदर, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और फौरन ही वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर द टीचर्स, उन्होंने टीचर से भी अपील की। टीचर के नाम दिए जैसे कि माधव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन वो हैड जस्ट ज्वाइंट द गांधी एज डिसाइपल्स। ये कह रहे हैं कि माधव देसाई और नरहरि पारिक, जो दो नौजवान लड़के थे, उन्होंने महात्मा गांधी को एज अ डिसाइपल, यानी एक शिष्य के रूप में ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइव्स, और उनकी वाइव्स भी वॉलंटियर्ड, यानी अपनी मर्जी से फॉर द वर्क, इस काम को करने लगे। कौन सा काम, टीचिंग का। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और इसके अलावा कुछ लोग बॉम्बे से आए पढ़ाने के लिए, पूना, कुछ लोग पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और दूसरे जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से भी लोग आए थे। देवदास गांधी इज यंगेस्ट सन, देवदास जो गांधी जी का सबसे छोटा बेटा था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, जो कि आश्रम से वहाँ पहुँच गए थे, यानी गुजरात के साबरमती से वहाँ पहुँचा था चंपारण। एंड सो डिड मिसिस गांधी, और इसके अलावा मिसिस गांधी, यानी जो गांधी जी की वाइफ थी, वो भी वहाँ पहुँच गई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेज, और वहाँ के 6 गाँव में जो प्राइमरी स्कूल थे उनको खोला गया। कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा, ये महात्मा गांधी की वाइफ थी, कि कस्तूरबा ने वहाँ के लोगों को सिखाया, आश्रम के अंदर जो रूल थे वो रूल वहाँ पर सिखाए। पर्सनल क्लीननेस, यानी क्लीनलीनेस, सफाई के, जो सफाई के रूल थे वहाँ के लोगों को सिखाया। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कम्युनिटी सैनिटेशन यानी जो आपस में भाईचारा है उसको, उसके बारे में सिखाया। अब बात टीचिंग की हो गई है, अब बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य की। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, और जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हालत में थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर टू हिज सर्विस फॉर 6 मंथ्स, और गांधी जी ने एक डॉक्टर जो है लिया, और उस डॉक्टर ने वॉलंटियर यानी फ्री में बिल्कुल समाज सेवा करते हुए 6 महीने तक अपनी सर्विस दी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, केवल वहाँ पर 3 दवाइयाँ थी, जैसे कि कैस्टर ऑयल, कोइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयों के नाम हैं। एनीबडी हु शोड कोटेड टंग, अगर किसी इंसान को जो जबान है, जो जीभ है, उसकी जीभ में प्रॉब्लम होती थी, तो वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको कैस्टर ऑयल की एक डोज दे दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, और अगर किसी इंसान को मलेरिया का बुखार होता था, रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको क्विनाइन प्लस और इसके साथ में उसको कैस्टर ऑयल मिलाकर दे दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, और अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम होती थी तो उसको ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, तो उसको ऑइंटमेंट और कैस्टर प्लस ये दोनों मिलाकर दे दिए जाते थे।
गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, गांधी जी ने देखा कि वहाँ की जो औरतें हैं उनके कपड़े बहुत कैसे हैं, फिल्दी, बहुत ही बेकार से फटे पुराने हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा से कहा कि वो उसके बारे में उनसे पूछताछ करें। वन वुमेन टू कस्तूरबा इन टू हर हट, कि एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई एंड सेड, और कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स, कि मेरे घर में कोई संदूक, कोई बॉक्स नहीं है, और द कपबोर्ड, ना कोई अलमारी है, फॉर क्लोथ्स, कपड़े रखने के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहनी हुई है वो वही अकेली साड़ी जिसको मैंने पहनी हुई है या मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, अपने बहुत लंबे दिनों तक चंपारण में ठहरने के दौरान, गांधी कैप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, गांधी जी अपने आश्रम पर भी दूर से ही निगाह बनाए हुए थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल और आस्क्ड टू फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो हमेशा ही इंस्ट्रक्शन वहीं से दे दिया करते थे मेल के द्वारा, और जो फाइनेंशियल अकाउंट्स थे उनके बारे में भी वो वहीं से बैठे बैठे पूछते रहते थे। वंस एक बार की बात है, he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। ये कह रहे हैं एक बार उन्होंने वहाँ से लिखा अपने यहाँ के रेसिडेंट्स, वहाँ के निवासियों को, कि अब वो समय आ गया है कि जो पुराने लैट्रिन के गड्ढे हैं उनको बंद कर दिया जाए और डिग न्यू वंस, और जो नए गड्ढे हैं उनको खोदा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ओल्ड वंस के जो पुराने गड्ढे हैं लैट्रिन के, बिगिन टू स्मेल बैड, उनसे बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, के जो चंपारण का जो ये एपिसोड है, ये जो कहानी है, ये गांधी जी की लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट है। व्हाट आई डिड, जो भी कुछ मैंने किया, ही एक्सप्लेन, महात्मा गांधी ने कहा, वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत ही सामान्य सी चीज थी। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, मैंने ये साफ कर दिया कि जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज हैं, वो मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे ही देश में, मेरे ही मुल्क में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन जो चंपारण का जो मेरा काम था, मैंने जो काम किया, डिड नॉट बिगिन, ये शुरुआत नहीं थी एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, डेफियंस माने विरोध करना, कि मैं चंपारण का काम कर कर, वहाँ का आंदोलन चलाकर मैं अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि ये क्या था, इट ग्रीव आउट ऑफ द अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, बल्कि ये तो एक कोशिश थी, अटेम्प्ट माने कोशिश, बल्कि ये एक ऐसी कोशिश थी जो कि बहुत ज़्यादा जो गरीब किसान हैं उनकी डिस्ट्रेस को, एलिवेट माने कम करना, ख़त्म कर देना, बल्कि ये कोशिश थी जो बहुत ज़्यादा गरीब किसान हैं उनकी डिस्ट्रेस को, उनकी समस्या को दूर करने के लिए ये एक कोशिश थी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, हालांकि ये गांधी जी का अपना एक तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और उनकी जो पॉलिटिक्स है महात्मा गांधी की, उनकी जो राजनीति है, वर इंटरविंड, वो जुड़ी हुई थी विद द प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के साथ में। ये नहीं कि बस जुमलों की बात करते थे, बात बात में पूरी उनकी जो है राजनीति थी, बल्कि कैसी राजनीति थी, इंटरविंड विद प्रैक्टिकल, उनकी राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स हमेशा प्रैक्टिकल से जुड़ी होती थी। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, और जो लाखों करोड़ों लोगों की जो डेली की जो प्रॉब्लम्स थी उससे जुड़ी हुई उनकी राजनीति हुआ करती थी। His was not a loyalty to the abstractions यानी जो चीज़ दिखाई नहीं देती। ये कह रहे हैं कि उनकी जो वफादारी उन चीज़ों के साथ नहीं थी जो चीज़ दिखाई नहीं देती, बल्कि कैसी थी, इट वाज अ लॉयल्टी, बल्कि जो महात्मा गांधी हमेशा लॉयल रहे टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, हमेशा जीते जागते इंसानों से। ये नहीं कि केवल आइडियाज़ दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, नहीं, बल्कि जो इंसानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, डेली लाइफ में आने वाली जो चीज़ें हैं, उनसे उनकी जो ईमानदारी है, वफादारी है, वो जुड़ी रही। In everything Gandhi did, moreover he tried to mold a few free Indians who could stand on his own feet and thus make India free. इन एवरीथिंग गांधी डिड, जो कुछ भी गांधी जी ने किया, मोर ओवर, इससे ज़्यादा, ही ट्राइड टू मोल्ड अ फ्री, उसने कोशिश की ताकि वो बना सके, कर सके अब न्यू फ्री इंडियंस, कुछ ये जो इंडियन है इनको बिल्कुल फ्री कर सके। क्योंकि महात्मा गांधी की कोशिश ये रहती थी कि वो हिंदुस्तानियों को आज़ाद कर सके, क्यों, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और अगर ये थोड़े से लोग आज़ाद हो जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा मेक इंडिया फ्री के पूरा का पूरा देश भी आज़ाद हो जाएगा। यही महात्मा गांधी की हमेशा कोशिश रहा करती थी। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब वो शुरू में चंपारण में गए और वहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज जो कि इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम द एडवोकेट फॉलोवर ऑफ द महात्मा,
कि जो शांति पसंद थे, पैसिफिस्ट माने शांति पसंद, के शुरू के दिनों में जब चंपारण में महात्मा गांधी गए, चार्ल्स फ्रायर एंड्रयूज जो कि एक शांति पसंद अंग्रेज था, वो हैड बिकम एडवोकेट फॉर, जो कि महात्मा गांधी का एक जो है अनुयायी बन गया था, उनको वो मानने लगा था। केम टू बी गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड पर जाने से पहले उसकी जो सर्विस थी, उसकी जो नौकरी थी, वो ड्यूटी यानी उसकी फिजी आइलैंड पर लग गई थी। तो वहाँ पर जाने से पहले वो महात्मा गांधी के पास आया फेयरवेल, अलविदा लेने के लिए। गांधी लायर फ्रेंड्स थॉट, गांधी के जो लायर हैं, उनके जो वकील दोस्त थे, उन्होंने सोचा इट वुड बी अ बिग गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, कि बहुत अच्छा आइडिया होगा एंड्रयूज के लिए अगर वो चंपारण में ही ठहर जाए, एंड हेल्प देम, उन लोगों की मदद करे। एंड्रयूज वाज विलिंग, और एंड्रयू भी इसकी इच्छा कर रहा था कि गांधी जी उनको वहीं पर रोकने के लिए बोल दे। इफ गांधी एग्रीड, अगर गांधी जी तैयार हो जाए तो, बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने पूरी तरीके से इसका विरोध किया कि हम इसको यहाँ नहीं रोक सकते। ही सेड, महात्मा गांधी ने कहा कि यू थिंक, तुम्हें ऐसा लगता है, दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस जो है एक तो इक्वल फाइट यानी बराबरी की लड़ाई, अनइक्वल फाइट के इस गैर बराबरी की लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, कि वो हमारे लिए अच्छा होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, के अगर हमारे पास कोई अंग्रेज है तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा। हालांकि ये लड़ाई भी कैसी है, अनइक्वल, बिल्कुल यानी बराबरी की लड़ाई नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर याद रखो, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, तो ये तुम्हारे दिल की कमजोरी को दिखा रहा है, तुम्हारी बुज़दिली को दिखाती है ये बात कि एक अंग्रेज के हमारे साथ होने से हम लोग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, द कॉज इज जस्ट, ये कह रहे हैं कि न्याय की बात तो ये है, न्याय का कारण ये है कि यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ, के तुम्हें हमेशा अपने आप पर जो है अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, अपने आप पर यकीन करना चाहिए, टू विन द बैटल, जंग जीतने के लिए, कि जंग जीती जब जाती है जब यकीन अपने आप पर हो। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, ये कह रहे हैं कि यू शुड नॉट सीक अप्रूव, कि तुम्हें कोई जो है मदद नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए मिस्टर एंड्रयूज से, कि मिस्टर एंड्रयूज से कोई उम्मीद ना मत करो। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन, याद रखो कि वो भी एक अंग्रेज ही है, कि उस पर कोई उम्मीद ना करो, प्रूफ कोई उम्मीद ना करो, उससे कोई उम्मीद इसलिए ना करो क्योंकि वो तो खुद एक अंग्रेज है। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि महात्मा गांधी ने he had read our mind correctly, उन्होंने हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और इसके बाद में हमसे कोई जवाब नहीं दिया गया। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन फॉर सेल्फ रिलायंस, ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने इस तरीके से हमें एक ऐसा सबक पढ़ा दिया, कैसा सबक, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मविश्वास का, कि हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है, महात्मा गांधी जी ने इस बात को बोलकर वो हमारे अंदर जगा दिया। सेल्फ रिलायंस, महात्मा गांधी ने कहा कि सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास रखो, अपने आप पर यकीन रखो, इंडियन इंडिपेंडेंस और भारत की आज़ादी के बारे में सोचो, एंड हेल्प टू द शेयर कोपर, और जो यहाँ के शेयर कोपर किसान हैं उनकी मदद करो, उनकी मदद करने के बारे में सोचो, एंड वर ऑल बाउंड टुगेदर, और ये सारी तीनों चीज़ें क्या हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस, और तीसरी चीज़ क्या है, हेल्प टू शेयर कोपर्स, ये क्या है, ऑल बाउंड टुगेदर, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।